गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था माइक्रोब्स के बारे में और कौन कौन से माइक्रोब्स मानव कल्याण में उपयोगी है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए माइक्रोब्स इन सीवेज। सीवेज का मतलब है सीवर, समझ रहे होंगे आप लोग। सीवेज का मतलब हुआ वाहित मल। वाहित मल में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है, यहाँ पर इसको समझना। आपको बता दूं कि नगर महापालिकाओं या महापालिकाओं द्वारा संचालित सीवर सिस्टम के अंतर्गत सीवेज यानी वाहित मल को किसी जलाशय में, जैसे नदियों में, तालाबों में, झीलों में प्रवाहित कर दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि जब यह सीवेज जलाशय में प्रवाहित होता है तो जलीय समुदाय को भारी हानि होती है और उसी के साथ साथ मानव समाज को भी हानि उठानी पड़ती है। इसलिए यह आवश्यक होता है कि सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट मतलब उसका उपचार किया जाए। अब देखते हैं उपचार में ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। वाहित मल का उपचार मतलब शुद्धिकरण से। यहां ट्रीटमेंट का मतलब प्यूरिफिकेशन से है, शुद्धिकरण से। मैं आपको बताता हूं कि सीवेज के शुद्धिकरण के लिए, वाहित मल के शुद्धिकरण के लिए सीवर प्लांट लगाए जाते हैं। सीवर प्लांट लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? सीवर प्लांट लगाए जाते हैं। यहाँ प्लांट का मतलब पौधे नहीं समझना। यहाँ सीवर प्लांट का मतलब होता है संयंत्र। तो सीवेज के शुद्धिकरण के लिए सीवर प्लांट लगाए जाते हैं, सीवर संयंत्र लगाए जाते हैं, जिसमें सीवेज का शुद्धिकरण 3 चरणों में किया जाता है। वो 3 चरण कौन से हैं? पहला चरण यहाँ पर फर्स्ट सीवर ट्रीटमेंट। फर्स्ट सीवर ट्रीटमेंट। इस चरण के अंतर्गत, अभी हेडिंग है, इस चरण के अंतर्गत का उपचार करते हैं। जो सीवेज होता है, जो वाहित मल होता है, उसके ऊपरी सतह पर जो बड़े बड़े अपशिष्ट पदार्थ तैरते हुए पाए जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, बोतल, लकड़ी, कागज, जो भी अपशिष्ट बड़े पदार्थ हैं सीवेज में जो तैरते हुए पाए जाते हैं, उनको विशिष्ट छन्नों की सहायता से छानकर पृथक कर लिया जाता है। और सीवेज में जो निलंबित कण होते हैं, निलंबित का मतलब हुआ है कि जो कण ना ऊपर हो ना तली में हो, बीच की अवस्था में जो तैरते रहते हैं कण, उसको निलंबित कण कहते हैं। तो निलंबित कणों को तली में बैठने दिया जाता है। यह है फर्स्ट सीवेज ट्रीटमेंट। अब दूसरा आसमान सेकंड सीवेज ट्रीटमेंट। यहां पर जो सीवेज शुद्धिकरण का दूसरा चरण है, तो इसमें क्या किया जाता है? इस चरण में सीवेज को, वाहित मल को डाइजेस्टर टैंक से गुजारा जाता है। एक टैंक होता है जिसे डाइजेस्टर
टैंक कहते हैं। डाइजेस्टिव टैंक में गुजारा जाता है इस चरण में सीवेज को। और इस डाइजेस्टिव टैंक में पहले से ही बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंजाई ये पहले से ही उपस्थित होते हैं। जिस डाइजेस्टिव टैंक में सीवेज को भेजा जाता है उसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंजाई ये इसमें उपस्थित होते हैं। फिर सोचिए क्या है, माइक्रोब है, सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया माइक्रोब है, सूक्ष्म जीव, प्रोटोजोआ भी, एल्गी भी और फंजाई भी। ये माइक्रोब सीवेज का के जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उन कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं, इसलिए वो सीवेज एक गाढ़े तरल में बदल जाता है। उस तरल को स्लग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लग। जो ये सूक्ष्म जीव सीवेज का के कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं, विघटन करने के बाद वो सीवेज एक गाढ़े तरल में बदल जाता है जिसको स्लग कहते हैं। अब इस स्लग में एयर और वाटर प्रवाहित किया जाता है। इस स्लग में एयर और वाटर को क्या करते हैं? प्रवाहित किया जाता है, जिससे इसमें उपस्थित गैसें जैसे अमोनिया, मीथेन, CO2, N2 ये जो गैसें हैं, नाइट्रोजन है, अमोनिया है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसें स्लग से निकल जाती हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण के शुद्धिकरण की। अब यहाँ पर तीसरा आता है थर्ड सीवेज ट्रीटमेंट। यानी तीसरे चरण में जब वाहित मल का शुद्धिकरण करते हैं तो इसमें क्या करते हैं ये देखते हैं। इस चरण में जो स्लग होता है, इस स्लग में, इस चरण में जो स्लग होता है उस स्लग में क्लोरीन प्रवाहित की जाती है। क्लोरीन, और क्लोरीन जैसे ही प्रवाहित की जाती है तो इस जल का, इस वाहित मल में जो जल है इसका बीओडी, याद रखना बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उस जल में जो वाहित जो मल है उसका जो जल है, जब उसमें से क्लोरीन प्रवाहित कर दी जाती है तो क्लोरीन प्रवाहित करने के बाद सीवेज का बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी जैविक ऑक्सीजन मांग 1 से 2 ppm रह जाता है। 1 से 2 ppm रह जाता है। ppm का मतलब हुआ पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 से 2 ppm उसका बीओडी रह जाता है। बता दूं कि पीने योग्य पानी का बीओडी 1 ppm से कम होना चाहिए। 1 ppm से कम जो पीने का पानी है, आपके घरों का जो पानी है पीने लायक, उसका बीओडी 1 ppm से कम होना चाहिए। और 1 ppm से कम है तो जल पीने योग्य है, शुद्ध है, और यदि 1 ppm से ज्यादा है तो जल अशुद्ध है, अर्थात वो पीने योग्य नहीं है। तो जैसे ही क्लोरीन उसमें प्रवाहित करते हैं तो इसका बीओडी 1 से 2 ppm रह जाता है। फलस्वरूप अब इस जल को सिंचाई के कामों में या किसी जलाशय में डाल सकते हैं, या फिर अपने फसल की सिंचाई के काम में इस जल का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से सीवेज का शुद्धिकरण होता है, जिसमें सूक्ष्म जीवों, माइक्रोब की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो यह हमने पढ़ लिया माइक्रोब इन सीवेज।
not reduce microbes in energy production. माइक्रोब इन एनर्जी प्रोडक्शन यानी ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीव। माइक्रोब इन एनर्जी प्रोडक्शन ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीव। ऊर्जा उत्पादन में जो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर हम गोबर गैस की बात करते हैं। गोबर गैस ये सुना होगा आप लोगों ने। क्या होती है गोबर गैस, ये जान लेते हैं। गोबर से गोबर गैस प्लांट द्वारा जो गैस का उत्पादन किया जाता है उसे गोबर गैस कहते हैं। यानी गोबर से गोबर गैस प्लांट द्वारा जिस गैस का उत्पादन किया जाता है उसे गोबर गैस कहते हैं। गोबर गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में और रोशनी के रूप में कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में भी सूक्ष्म जीवों का योगदान है। कैसे? इस प्रक्रिया में गोबर गैस प्लांट की प्रक्रिया में एक बड़ा सिलेंडर लिया जाता है इस तरह से। इस बड़े सिलेंडर को जिसको लिया जाता है, इसमें लगभग 20 से 30 सेंटीमीटर चौड़ा मुख होता है। यानी ये जो मुख है, ये मुख है कितना 20 से 30 सेंटीमीटर ये चौड़ा इसमें मुख होता है। और इसमें ढक्कन भी लगा होता है। इसमें क्या होता है? ढक्कन लगा होता है। और दूसरी तरफ एक पाइप लगी होती है और इस ढक्कन को खोल करके इसमें से गोबर और पानी को डाल दिया जाता है। और ये जो दूसरी तरफ पाइप लगी होती है, इस पाइप की सहायता से गैस को उपयुक्त स्थान पर ले जा सकते हैं। जो इसमें गैस बनेगी वो गैस इस पाइप के सहारे दूसरी पाइप जोड़ करके जहां भी आपको ले जाना है वहां पर इस गैस को ले जा सकते हैं। इस बड़े सिलेंडर को लेकर के क्या करते हैं? इसका 3/4 भाग, कितना 3/4 भाग भूमि में दबा देते हैं। इस सिलेंडर का 3/4 भाग भूमि के अंदर दबा देते हैं। इसके बाद इस ढक्कन को खोलकर इसमें गोबर और पानी का मिश्रण डाल देते हैं। इस ढक्कन को बंद कर देते हैं। गोबर में मेथानोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होते हैं। मेथानोबैक्टीरियम बैक्टीरिया गोबर में होते हैं। यही बैक्टीरिया मतलब क्या? माइक्रोब हैं, सूक्ष्म जीव हैं। यही बैक्टीरिया गोबर को गोबर गैस में बदल देते हैं और गोबर गैस में मीथेन जैसी, प्रोपेन जैसी, ब्यूटेन जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं। वही गैसें गोबर गैस होती हैं और इस गोबर गैस को इस पाइपलाइन के सहारे अपने उपयुक्त स्थान पर ले जाकर के ईंधन के रूप में अथवा रोशनी प्रकाश के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये हमने बात किया गोबर गैस की। गोबर गैस एक प्रकार की ऊर्जा है। यहाँ हमने लिखा है माइक्रोब इन एनर्जी प्रोडक्शन यानी सूक्ष्म जीव ऊर्जा उत्पादन में। अब हम आगे आपको और बात करते हैं इसमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ही पेट्रोलियम प्रोडक्शन यानी
पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन। देखो कुछ माइक्रोब, कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो पेट्रोलियम पदार्थ बनाने में हेल्प करते हैं। आगे मैं आपको बताता हूं। एक एल्गी होता है बैक्टीरियोकोकस ब्राउनी। बैक्टीरियोकोकस ब्राउनी नाम का ये एल्गी होता है, ये शैवाल होता है। ये एल्गी 30 से 35 कार्बन की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बनाता है। बैक्टीरियोकोकस ब्राउनी नाम का एल्गी 30 से 35 कार्बन श्रृंखला की एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बनाता है और यह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला एक लसलसा पदार्थ स्रावित करती है और उस लसलसे पदार्थ से क्रूड ऑयल प्राप्त कर सकते हैं। क्रूड माने कच्चा तेल। इससे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल इससे प्राप्त कर सकते हैं और कह सकते हैं बैक्टीरियोकोकस ब्राउनी से पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त करने का एक ये नया स्रोत बन सकता है। यानी बैक्टीरियोकोकस ब्राउनी जो सूक्ष्म जीव है, यह सूक्ष्म जीव पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त करने का एक नवीन स्रोत बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी प्रोडक्शन में सूक्ष्म जीवों का योगदान। इसी प्रकार से कुछ अदर उपयोग भी है। अदर उपयोग सूक्ष्म जीवों के जो कौन कौन से वो अदर उपयोग है। माइक्रोब इन अदर मटेरियल। अदर मटेरियल में जैसे कुछ माइक्रोब विटामिन सी के उत्पादन में भाग लेते हैं। कुछ विटामिन B1 और B2 के उत्पादन में भाग लेते हैं। इसी प्रकार से कुछ सूक्ष्म जीव यानी सूक्ष्म जीव में से जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन एक ऐसा पदार्थ है, जब अंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है, यानी अंग जब ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, तो जिस व्यक्ति में अंग का ट्रांसप्लांट होता है उस व्यक्ति के शरीर में साइक्लोस्पोरिन ए का इंजेक्शन दे दिया जाता है ताकि उसका प्रतिरक्षा तंत्र लिए गए अंग को रिजेक्ट ना कर सके। इसलिए साइक्लोस्पोरिन ए अंग प्रत्यारोपण किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर में दिया जाता है और कह सकते हैं ये सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त होता है, ये फंजाई से प्राप्त होता है साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है ना। इसी प्रकार से स्टेरिन भी एक हमारे जो ब्लॉकेज होते हैं हार्ट में, वहां पर उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए, आर्टरी ब्लॉकेज को, धमनियों के ब्लॉकेज को हटाने के लिए स्टेरिन का प्रयोग किया जाता है और ये स्टेरिन भी सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होती है। इस प्रकार से ये लेसन आपका समाप्त होता है। नया लेसन आपको कल हम पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।